हाय गाइस, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड डू शेयर। गाइस, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005, मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये आपके जेआईजीएल का एक टॉपिक है जो सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 में है। और ये जो है एक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। एलएलबी, एलएलएम, नेट, क्लैट, हर जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक है जो कई बार आपको पूछा भी जाता है। जनरल नॉलेज के लिए भी आपके बहुत अच्छा है ये एक्ट। सो अब इसको शुरुआत करते हैं इसकी। और आपको ये नोट्स चाहिए, मैंने ये नोट्स बनाए हैं और मैं आप ये पीडीएफ में कन्वर्ट किए हुए हैं नोट्स। और अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना मेल ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं वहाँ पे आपको मेल कर दूँगी। बट उससे पहले प्लीज़ थोड़ी सी अप्रिसिएशन बनती है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो चलते हैं आरटीआई एक्ट की तरफ। पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है, बस जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। और ये एक्ट स्पेशली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे अप्लाई करने के लिए बनाया है। तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो अब आपको नहीं पता कि कोई भी पब्लिक अगर कोई भी अगर आपको देखो कंपनी है, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में क्या हो रहा है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स में क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता। तो करप्शन बहुत ज़्यादा है और कभी कभी वो चीज़ हमारे साथ भी बहुत गलत हो जाती है और हमारे लिए बहुत अगेंस्ट हो जाती सिचुएशन, ठीक है, हमारे राइट्स वायलेट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने जब ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और मनमानी कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसर्स, ठीक है, तो उन्होंने ये एक्ट बनाया कि अब से जो है अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप उनको जो है पूछ सकते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि आपने ये जो डिसीजन दिया है या फिर आपका जो एक्शन है उसका बेस क्या है, किस चीज़ पे आधारित है, हमें पूरी बिहाइंड द कर्टन बताओ कि ये क्या चल रहा है। सो ये एक्ट इसलिए आया था। और इसमें जो है सिर्फ सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं वो लोग ही मांग सकते हैं गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन। और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो क्लियर ही है, ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, ठीक है, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनको अकाउंटेबल ठहराना कि आप किस पोजीशन में काम कर रहे हो और आप फेयरली काम कर भी रहे हो कि नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कि गवर्नमेंट वगैरह के या गवर्नमेंट ओन्ड जो भी कंपनी है, एंटरप्राइज है, जो भी है उसमें। अब ये सिटीजन्स वगैरह ही जो है इसमें जो है मांग सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी में का क्या मतलब होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है उसमें। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है पावर्ड है कि हाँ ये बनाया गया है, या फिर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है, या फिर लॉ बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट ने वो बनाया है, ठीक है, उसके बाद या फिर कोई नोटिफिकेशन आया है कि ये एंटिटी जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, ठीक है, इन्होंने वो चीज़ इस्टेब्लिश करी है, ठीक है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी हो गई, बॉडी हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश। और अब आते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब कि आप जो इन्फॉर्मेशन है जो एक पब्लिक अथॉरिटी होल्ड करती है वो जो है इन्फॉर्मेशन होती है इस एक्ट के तहत। और हमको राइट है उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो उन पब्लिक अथॉरिटी के अंडर है। जैसे कि हमें क्या राइट है कि हम नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स हम उनसे ले सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स का, सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं मटेरियल का अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम जो है वो फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हम उनसे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रिंट आउट्स वगैरह ले सकते हैं अगर उनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्टोर्ड है तो, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस सब में स्टोर्ड है तो,
थर्ड पार्टी इस जो है पर्टिकुलर एक्ट के तहत मैं बात करूँ तो वो है अदर देन सिटीज़न, मतलब कि जो सिटीज़न नहीं है इंडिया के बट वो अगर चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिले तो उनको थर्ड पार्टी रेफ़र किया जाता है इस एक्ट में। अब हम आगे चलते हैं कि हमें इस एक्ट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस किस को अपॉइंट करके दिया है कि हाँ आप ये ऑफिसर्स हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो है PIO, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन देंगे पर्सन्स को जो कि रिक्वेस्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। वैसे ही उन्होंने डिविजनल लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन लोगों को जो है अपॉइंट किया हुआ है। फिर हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे तो जनरली 30 दिन में हमको, अगर हम जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं और हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, हम PIO से हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसमें हम जो है उनको जो है जनरली 30 दिन के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। मैंने फ़्लो चार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ, आप देख सकते हो कि सिटीज़न वो PIO से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो फर्स्ट केस में देखेंगे तो 30 दिन के अंदर मिल जाएगा और आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगा अगर किसी की जान पे खतरा है, लाइफ या फिर लिबर्टी, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा, इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहा, तो उस केसेस में, लाइफ और लिबर्टी के केस में 48 आवर्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ही चाहिए, ये लिखा हुआ है। 35 डेज़ में मिलेगी इन्फॉर्मेशन। अगर कि उसको देखो, एक PIO होता है, वो उसका एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट PIO। अगर वो असिस्टेंट को कहता है कि देखो तुम काम करो, मैं नहीं करूँगा, तो 5 दिन और ऊपर लगा लो कि वो असिस्टेंट जो है वो थोड़ा इधर उधर करेगा, काम स्लो करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो सब कुछ मिला के 35 डेज़ मैक्सिमम है कि उसमें आपको मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन और जो टाइम टेकन है, मतलब जो टाइम लगता है कैलकुलेशन में या फिर इंटीमेशन ऑफ फीस कि भाई इतना इतना फ़ीस है हमारी, वो टाइम को एक्सक्लूड करके ये 35 डेज़ बनाया गया है, ठीक है। एंड अगर जो है 30 दिन तक नहीं आया कोई भी रिप्लाई PIO की तरफ से या फिर असिस्टेंट PIO की तरफ से, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि इन्होंने मना कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से, डीम्ड रिफ्यूज़ल, मतलब हम मान लेंगे। अब इसमें बोला है कि मान तो लेंगे लेकिन फिर हम क्या करें अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि कुछ अगर ऐसे केसेस हैं जो सेक्शन 8 और 9 में दिए गए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपने इन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है तो वो मना कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको सब कुछ बता देंगे। अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई आपका इंटरनल मैटर्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जो वो पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं जी हमको तो वो पब्लिकली डिस्क्लोज़ करके दो ही दो, तो ऐसा नहीं होता है। सबके एक जो है रूल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के भी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जाएगी या जा सकती बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप नहीं उनके बारे में पूछ सकते हो। और वैसे ही कुछ चीज़ें 8 और 9 सेक्शन में दी गई है जो हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एक सिटीज़न नहीं मांग सकता, और अगर मांगेगा भी तो उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो अगर आप ऐसा कोई डिस्क्लोजर मांग रहे हो जो कि अफेक्ट करता है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई भी सिक्योरिटी रीज़न, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इंडिया को, दिल्ली को, चंडीगढ़ को, कुछ इनकी गवर्नमेंट को, कोई अगर ऐसी चीज़ आप गवर्नमेंट से मांग रहे हो जो कि सिक्योरिटी या फिर इंटीग्रिटी पर बात आती है जिस इंफॉर्मेशन से, तो वो आपको नहीं देंगे अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। फिर कोई भी चीज़ जो ऑफेंस वगैरह हो सकती है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है वो सब आपको नहीं मिलेगी। और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि कोर्ट ने मना किया है, ट्रिब्यूनल ने मना किया हुआ कि ये जो चीज़ है वो बाहर नहीं जाएगी, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा कि आपने कोर्ट की बात नहीं मानी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर दी तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है, दैट इज़ वाई दे डोंट डिस्क्लोज़। अगर कुछ ऐसा डिस्क्लोजर है जिसमें कि ब्रीच होता है, ठीक है, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि अगर पार्लियामेंट में कोई डिसीजन हुआ जो अभी पब्लिक नहीं कर सकते बिकॉज उससे दंगे भड़क सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उन इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो तो वो नहीं आपको मिलेगी। फिर उसके बाद कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, मतलब ट्रेड सीक्रेट वगैरह, किसी कंपनी में कोई
ट्रेड चल रहा है, जो अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ उससे उनको नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन उनकी हैम्पर करेगी, ठीक है, उनका जो है मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन लीक होने से, ठीक है, या फिर उनके आपस में रिलेशन ख़राब हो सकते हैं कंपनीज़ के, या फिर जो गवर्नमेंट है उनका किसी बाहर की फॉरेन गवर्नमेंट से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ सीक्रेट खुल गया तो वो चीज़ें नहीं हो सकती डिस्क्लोज़। जो भी फिज़िकल या फिर फिज़िकल सेफ्टी या फिर किसी इंसान की पर्सनल सेफ्टी को हैम्पर करे, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन में जो हैम्पर करे किसी भी ऑफेंडर की, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, कैबिनेट पेपर्स जिसमें जो भी मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के रिकॉर्ड होते हैं, इंटरनल मैटर्स के जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। अब आप जैसे आर्मी में देखते होगे उनके जो है सीक्रेट रखे जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनका काम, और जो भी चीज़ें अंदर अंदर हो रही होती हैं जिससे कि एक नेशन को फ़र्क पड़ सकता है या कोई दंगे भड़क सकते हैं, वॉर हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे वो। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्राइवेसी इन्वेड हो रही हो या फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और आगे इसमें कहा गया है सेक्शन 10 में कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जिसमें आधी ऐसी चीज़ें आपने मांगी जो कि उनका सीक्रेट है, जो कि वो नहीं दे सकते, और आधी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हो, वो दे सकते हैं मतलब आपको, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है उनको देने में। तो वो हाफ पार्शल डिस्क्लोजर अलाउड है कि आप ने अगर 2 इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, एक आपने किसी आर्मी पर्सन का जो है बैकग्राउंड के बारे में आपने डिटेल मांगी, और एक आपने मांगी कि आपका टर्नओवर कितना था कंपनी का, तो वो टर्नओवर मतलब अगर आप एक से आपने मांगा कि कंपनी का टर्नओवर कहाँ तक कितना है, और एक से आपने जो है आर्मी के किसी डिटेल मांगी, तो वो आर्मी वाली चीज़ जो है वो आपको नहीं देंगे। बट अगर आप जो है ये चीज़ मांगते हो उनके टर्नओवर वगैरह के बारे में, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी डिटेल जो कि पब्लिकली वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, तो वो आपको दे देंगे। जैसे अगर आप आर्मी में जाते हो और बोलते हैं कि मेस की डिटेल बताओ कि आपका खाना कितना लगता है, लोग क्या खाते हैं आपके सिपाही, वो चीज़ वो भी डिटेल आपको दे सकते हैं। बट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी आर्मी पर्सन की वो नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद ये बोला है कि आप जो है IB, रॉ, BSF, ये सब CID, इन सब के बारे में भी आप नहीं मांग सकते इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम होता है, बहुत ही सिक्योरिटी रीज़न से काम ऐसा होता है कि वो आपको नहीं दे सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन से आप नहीं मांग सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन। ये उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर ह्यूमन राइट वॉलेशन हुआ है, करप्शन का अगर जो है वो लगा है आप पे चार्ज, तो आपको देना पड़ सकता है, लेकिन वो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और CIC आपको बोलेगी तभी। अब आगे जो है इंफॉर्मेशन कमीशंस जो है 2 अपॉइंट की गई है CIC, जिसके बारे में अभी मैं बात करी थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और CIC जो है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, RTI के अंडर, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इतने ही अलाउड है, 10 CIC एंड एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि जो है आपकी ये सारी केसेस वगैरह अगर PIO मना कर देता है, और फिर आप जो है उनको जो है वो SIC में जा सकते हो, स्टेट लेवल पे जा सकते हो कंप्लेंट करने। अगर वो भी नहीं सुनते तो आप CIC के पास जा सकते हो कि देखिए ये डिस्क्लोजर मेरे को चाहिए था, और ये सिक्योरिटी रीजंस वगैरह की तरफ देखा जाए तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है मैं मांग रहा जो कि सिक्योरिटी को वायलेट करे, तो मुझे मिला नहीं इसका आंसर, तो आप वहाँ अपील कर सकते हो उनको, जो मैं आगे बताऊँगी। CIC जो है अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PM, जो कि चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के, ठीक है। और इस तरीके से जो है उनके बारे में बताया गया कि उनको कितनी सैलरी मिलती है, और हेडक्वार्टर्स उनके दिल्ली में होते हैं, 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और जो है रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। 65 ईयर्स तक ही अलाउड है कि आप उनको जो है कर सकते हो अपॉइंट। और उसके बाद जो है सैलरी वगैरह का बताया गया है कि
सेम होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जितनी उनकी। और उसके बाद SIC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो मैं आपको बताऊं कि वो अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमेटी, ठीक है। फिर लीडर ऑपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब जो है वो होते हैं उसमें। एंड हेडक्वार्टर्स जो है वो कहीं भी हो सकते हैं SIC के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है तो कहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो इसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि 10 होने चाहिए SIC एंड एक जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। तो यही है। और उसके बाद लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अपीलेट अथॉरिटी, मतलब कि फ़र्स्ट अपील हम कब करेंगे, जब PIO मना कर देगा 30 दिन के अंदर। जनरली अगर उसको देनी है इन्फॉर्मेशन वो मना कर देते हैं तो हम उनके सीनियर के पास जाएंगे 30 दिनों के अंदर, ठीक है। 30 दिनों तक वेट करेंगे, उसके बाद 30 दिन के अंदर हम उनके सीनियर के पास जाएंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो सेकेंड अपील हम CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाके अपील कर सकते हैं कि देखिए हमने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं था कि वो ना दे सके इन्फॉर्मेशन ऐसी, तो हमें क्यों नहीं मिली। और या तो फिर वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकते हैं या सेंट्रल के पास विदिन 90 डेज़, ठीक है। जब आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है उनके सीनियर से भी जो PIO के हैं, तो फिर आप दूसरी जगह जो अपील कर सकते हो वो है CIC और SIC। इनमें से आपको किसी न किसी के पास जस्टिस ज़रूर मिल जाएगी। और पेनल्टी भी वो लगा सकते हैं PIO के ऊपर 250 पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। अगर उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, आपकी डिले किया, बालाफाइड को इंटेंशन था, जानबूझ के नहीं दे रहे थे, या फिर इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या डिस्ट्रॉय कर दी इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का कुछ भी अगर वो गलत करते हैं तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी, उनको पेनल्टी जो है उठानी पड़ेगी। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम लॉ की दुनिया।